नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताजा और मुख्य समाचार और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी से डिजिटल माध्यम से ये राशि ट्रांसफर करेंगे। इस बार बिहार के करीब 73 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक राज्य के किसानों के खातों में कुल लगभग 1467 करोड़ रुपए की राशि सीधे भेजी जाएगी, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर परेशानी की खबर सामने आई है। कई इलाकों में राशन दुकानों पर चावल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से कई हितग्राही खाली हाथ लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि 9 मार्च तक भी कई लोगों को उनका राशन नहीं मिल पाया। अधिकारियों का कहना है कि डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया के कारण यह समस्या हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन स्थिति को ठीक करने की कोशिश में लगा है। ऊर्जा आपूर्ति को लेकर फैली चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण रसोई गैस की सप्लाई को लेकर कुछ अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि केवल सही और सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा किया जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों को फैलाने से बचें और जिम्मेदारी के साथ जानकारी साझा करें। पंजाब विधानसभा में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कमी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारुचक ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। उनका कहना है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में काफी चर्चा हुई और राज्य सरकार ने केंद्र से स्थिति को संभालने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। मैनपुरी में 14 और 15 मार्च को होने वाली परीक्षा से पहले जिला प्रशासन ने नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने साफ कहा है कि अगर कोई नकल करते या कराते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में 1 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों को ईमानदारी से परीक्षा देने की सलाह दी गई है। भारत के अंतरिक्ष मिशनों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि चंद्रयान 4 मिशन के तहत भारत चांद से सैंपल वापस लाने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद चंद्रयान 5 मिशन में करीब 350 किलोग्राम का रोवर भेजने की योजना है, जिसकी मिशन लाइफ लगभग 100 दिन तक हो सकती है। इसके साथ ही भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है, जिसे आने वाले वर्षों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रभाव अब असम की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। खबर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गठबंधन को लेकर बातचीत के लिए रांची पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि असम में सीट बंटवारे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चर्चा हो सकती है। अगर यह गठबंधन बनता है तो आने वाले चुनाव में इसका सीधा असर राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ता भी है, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रह सकती है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 27 में देश की जीडीपी ग्रोथ करीब 7.1% तक रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी खपत और निवेश में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। यानी वैश्विक तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम बताई जा रही है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होने से पहले सरकार ने किसानों के लिए अहम अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 13 मार्च को किसानों के खातों में अगली किस्त भेजी जाएगी। इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी जानकारी तुरंत सत्यापित कर लें और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें। सरकार का कहना है कि जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा, उन्हें इस बार किस्त का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए सभी लाभार्थियों को समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। अमेरिका में एक बड़ी ऊर्जा परियोजना को लेकर अहम खबर सामने आई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका में करीब 50 साल बाद पहली नई ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी। इस परियोजना में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ा निवेश करने जा रही है। बताया जा रहा है कि यह पिछले करीब 20 सालों की सबसे बड़ी डील में से एक हो सकती है। इस मौके पर ट्रंप ने मुकेश अंबानी को धन्यवाद भी दिया और कहा कि इस निवेश से ऊर्जा क्षेत्र और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच अब लोग रसोई के दूसरे विकल्प तलाशने लगे हैं। खबर है कि बाजार में इंडक्शन चूल्हा, राइस कुकर और इलेक्ट्रिक केतली जैसे किचन उपकरणों की बिक्री में अचानक तेजी आई है। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गैस सप्लाई को लेकर चिंता के कारण लोग पहले से ही वैकल्पिक साधन खरीद रहे हैं। कई कंपनियों ने इन उपकरणों का उत्पादन भी बढ़ा दिया है क्योंकि बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इससे साफ है कि लोग अब गैस के अलावा दूसरे विकल्पों की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ गया है। इसी वजह से सोने की मांग अचानक बढ़ गई और उसकी कीमतों में तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि कई निवेशकों ने पहले हुई तेजी का फायदा उठाते हुए मुनाफा वसूली शुरू कर दी। आमतौर पर जब दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो लोग सोने को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, इसलिए उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत ऊपर चली जाती है, जबकि चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है। चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमकक्स और भारत के एमसीएक्स में चांदी के दाम तेजी से टूटे हैं। एक ही दिन में चांदी करीब 12,700 रुपए तक सस्ती हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक हाल ही में चांदी के दाम काफी बढ़ गए थे, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफा कमाने के लिए बिकवाली शुरू कर दी। इसके अलावा वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर की मजबूती का भी असर चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से चांदी के दाम बार बार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश में गैस और तेल की कमी को लेकर चल रही खबरों पर सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि भारत में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित है। सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर कमी की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वे सही नहीं है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराने या ज्यादा सिलेंडर जमा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा गया है कि सभी राज्यों में सप्लाई लगातार जारी है और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है, इसलिए लोगों को केवल आधिकारिक और सही जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। भारत साल 2027 में अपनी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना कराने जा रहा है, जो देश की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक जनगणना होगी। कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना टल गई थी, लेकिन अब सरकार इसे 2026 से 2027 में 2 चरणों में कराएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाएगी, जिससे डेटा ज्यादा सटीक और तेजी से इकट्ठा किया जा सकेगा। इसके साथ ही देश में ऐतिहासिक जाति गणना भी कराए जाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि यह जनगणना भारत की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जल्द ही बच्चों की सुरक्षा के लिए नया पेरेंटल कंट्रोल फीचर लाने की तैयारी में है। इस फीचर के तहत माता पिता अपने बच्चों के लिए एक सेकेंडरी अकाउंट बना सकेंगे और उसे अपने फोन से कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें कई सख्त सुरक्षा पाबंदियां भी होंगी, जैसे कि कौन बच्चे को मैसेज कर सकता है, कौन कौन से ग्रुप में वो जुड़ सकता है और उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स क्या होंगी। इसका मकसद बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और माता पिता को उनके डिजिटल इस्तेमाल पर बेहतर निगरानी रखने की सुविधा देना है। प्रयागराज में भूमिहीन और गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1000 से ज्यादा फ्लैट बनाने की योजना बना रहा है। इन फ्लैट्स का मकसद ऐसे परिवारों को पक्का घर देना है जिनके पास अपनी जमीन या मकान नहीं है। इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने में नगर निगम और जिला प्रशासन भी सहयोग करेंगे। इस योजना से शहर के कई गरीब परिवारों को सस्ता और सुरक्षित आवास मिलने की उम्मीद है, जिससे उनके रहने की स्थिति में सुधार होगा। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करीब 90.66 करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा, घर घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था बेहतर की जाएगी और पुराने कचरे के ढेर को खत्म करने के लिए बायो रिमेडिएशन जैसे काम भी किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य शहरों को ज्यादा साफ सुथरा बनाना और लोगों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि स्मार्ट मीटर बिजली बिलों में होने वाली गड़बड़ियों को कम करने में मदद करेंगे और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रीडिंग की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों को इस व्यवस्था में कुछ छूट दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर भी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। टाटा स्टील ने लुधियाना में करीब 3,200 करोड़ रुपए के निवेश से देश का पहला लो कार्बन ग्रीन स्टील प्लांट स्थापित किया है। यह प्लांट लगभग 115 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है और इसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए स्क्रैप से स्टील तैयार किया जाएगा। इस संयंत्र में हर साल करीब 0.75 मिलियन टन स्टील उत्पादन की क्षमता होगी। यह परियोजना करीब 7,500 लोगों को रोजगार देने में मदद करेगी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देगी। इस प्लांट का उद्घाटन भगवंत मान द्वारा किए जाने की संभावना है। भगवंत मान ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दल बजट चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि वे महिलाओं को 1,000 रुपए देने की योजना से घबरा गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के 5वें बजट को शहीदों के सपनों का बजट बताया और कहा कि इसमें महिलाओं, गरीबों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की गई हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 4 सालों में किए गए सभी चुनावी वादों को पूरा किया है और आने वाले 2027 के चुनाव में भी जनता का समर्थन उनकी सरकार को मिलेगा। गाजियाबाद में राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जारी की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार मार्च महीने का राशन 21 मार्च से 28 मार्च के बीच वितरित किया जाएगा। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी राशन दुकानों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तय समय के दौरान सभी पात्र कार्ड धारक अपनी नजदीकी राशन दुकान से अनाज प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर ही राशन लेने पहुंचे ताकि वितरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। बिहार में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस नई तकनीक की मदद से गन्ने की उपज में करीब 30 से 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस संबंध में समीक्षा बैठक में अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बताया कि एआई के जरिए मिट्टी, मौसम और फसल की स्थिति का सही विश्लेषण किया जा सकेगा, जिससे किसानों को समय पर सही सलाह मिलेगी। इससे गन्ने की खेती अधिक वैज्ञानिक और लाभदायक बनने की उम्मीद है। दिल्ली में सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या 7,000 से अधिक कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन केंद्रों के जरिए अब लोगों को करीब 75 जरूरी ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को सरकारी कामों के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े और बिचौलियों की भूमिका भी खत्म हो। इन कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से लोग आसानी से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाने की योजना पर काम कर रही है। इन स्कूलों का निर्माण लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों में किया जाएगा। ये विद्यालय प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए होंगे और इनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक परियोजना पर करीब 23 से 28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही निर्माण कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के मामलों पर अब एजेंसियों की नजर और सख्त हो गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया विशेष रूप से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भारतीयों द्वारा की जा रही संपत्ति खरीद की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों को आशंका है कि इन सौदों में काले धन, हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन किया जा रहा हो सकता है। इसी वजह से वित्तीय लेन देन और निवेश के स्रोत की गहन जांच की जा रही है ताकि अवैध धन के उपयोग को रोका जा सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
पटना में मेट्रो सेवा शुरू होने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। मलाही पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड तक मेट्रो संचालन मार्च के अंत तक शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार इस रूट पर ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब सिर्फ कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। इस परियोजना की समीक्षा विजय कुमार सिन्हा ने की, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि मंजूरी मिलते ही मेट्रो सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। इससे शहर में यातायात व्यवस्था को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन को लेकर बड़ी खामियां सामने आई हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2019 से 2024 के दौरान योजना को लागू करने में कई तरह की अनियमितताएं और कमियां पाई गईं। रिपोर्ट के अनुसार कई मामलों में नियमों का सही पालन नहीं किया गया और योजना के कार्यों की निगरानी भी कमजोर रही। इस खुलासे के बाद राज्य में मनरेगा के कामकाज और उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।